जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दिल से, तहे दिल से शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। आज का टॉपिक है, आज तीसरे दिन लाइव जा रहे हैं। टॉपिक है प्री डायबिटीज़। तो अभी लगातार 10 डेज तक हम प्री डायबिटीज़ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। और जिनके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और लाइव अगर जुड़ना है तो लाइव जुड़िए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और उसके बाद फिर हम आंसर देंगे। तो आज का टॉपिक है कि प्री डायबिटीज़ को पता लगाने के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। प्री डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो प्री डायबिटीज़ को जानने के लिए 4 टेस्ट करते हैं, जिसमें 3 टेस्ट तो कंपलसरी है, वो करना ही करना है। वो टेस्ट करने से आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी। पहला है फास्टिंग शुगर जो है वो करना है। दूसरा है आपको पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, मतलब 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर। और तीसरा है HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज का लेवल बताता है। और चौथा होता है आपका होमा IR, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए बेसिकली करते हैं। तो साथ में करवा लेना चाहिए। जब भी आप HbA1c करवाते हो तो होमा IR भी साथ में करवा लो, बेटर रहेगा। और एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है कि हाँ ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ या नॉर्मल होगा ही। तो बेटर है कि फास्टिंग करवाइए, पोस्ट प्रेंडियल करवाइए 2 घंटे बाद वाला, और उसके बाद HbA1c करवाइए। तो फास्टिंग शुगर आपका हर हाल में, अगर आप नॉर्मल हैं तो फास्टिंग शुगर आपका 100 से 125 तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं हो और उससे कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 100 से 125 के बीच में होना चाहिए, तब आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, जो 2 घंटे बाद वाला जो ब्लड शुगर होता है, उसका मतलब होता है कि कम से कम 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद, जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको, तो 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद फिर हम 2 घंटे बाद उसको मेजर करेंगे शुगर कि कितना है। तो इसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसका वैल्यू 140 से 199 तक होना चाहिए, 140 टू 199 ये वैल्यू होना चाहिए। तो ये हम बोलेंगे कि हाँ ये प्री डायबिटिक रेंज में है। तीसरा होता है HbA1c। HbA1c का मतलब हो गया कि 3 महीने का शुगर का जो कंट्रोल है वो कितना होगा। तो 3 महीने का शुगर का औसत वैल्यू जो है वो होना चाहिए 5.7 टू 6.4, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये प्री डायबिटिक में है। अगर 6.4 से ऊपर हुआ तो ये हो जाएगा डायबिटिक। और अगर एक बार डायबिटिक हो गया तो फिर ये प्री डायबिटीज में आएगा, बट परमानेंटली प्री डायबिटीज से डायबिटीज में नहीं जाता है। अगर आप एक बार डायबिटिक हुए, जब तक आप प्री डायबिटिक हैं आप उसको वापस ले जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप डायबिटिक हो गए तो फिर आपको शुगर नॉर्मल होने के बावजूद आपको डायबिटीज रहेगा। जो पैथोलॉजी डायबिटीज के कारण से डेवलप हुआ वो पैथोलॉजी रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि आपको, अगर प्री डायबिटीज में आप इंटर कर चुके हो, प्री डायबिटीज आपको चल रहा है, तो कोशिश करना चाहिए कि अभी से ही इसका जो है ना निपटारा करें, अभी से ही इसको बेटर करने की कोशिश करें। आमतौर पे आप अगर बढ़िया से इसका जो टेक्निक होता है रिवर्सल करने का, प्री डायबिटीज का, अगर आमतौर पे आप उसको अच्छे से रिवर्सल करोगे तो प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। 99.99% केस में ये रिवर्सल हो जाता है। आप कह सकते हैं 100% केस जो है ना वो रिवर्सल हो जाता है। लेकिन डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जहाँ की रिवर्सल नहीं होता है। वो कुछ दिन तक आपको रिमिशन फेज में छोड़ेगा, उसके बाद फिर से आप जो है ना वहीं का वहीं पहुंच जाओगे कुछ दिन के बाद। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो है कि प्री डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट कैसा होना चाहिए। मैं जब से प्री डायबिटीज का सेशन शुरू किया हूं तब से मैं बता रहा हूं कि प्री डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपको कुछ चीज है जो फॉलो करना होगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लो ग्लाइसेमिक लोड वाला, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाना है। जो भी खाना आप खाओगे
जो भी फूड आइटम आप सिलेक्ट करोगे वो बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना होना चाहिए। अब हम कैसे समझेंगे कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने के लिए बहुत इजी है। आप अगर चीनी और चीनी से बना हुआ सब कुछ को अगर आप हटा दो, तो आपने एक बहुत बड़ा ग्रुप हटा दिया है। तो अब आपके फूड में जो है ना, वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक वाला ही चीज़ होगा। अब क्या है, इसके साथ अब देखो कि जो ग्रेन्स आप खा रहे हो, वो ग्रेन्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ग्रेन्स होना चाहिए। जैसे आमतौर पे बाजरा, ज्वार या फिर जितने भी गेहूं है, ये सबका इंडेक्स जो है ना वो अपर लेवल पे है। लेकिन चूंकि क्वांटिटी हम कम लेते हैं, तो इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी कम लो, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले शुगर को आप इस्तेमाल करो। सपोज कि एक साइड है मेरा गेहूं और एक साइड है मेरा बाजरा, तो हम बाजरा को चूज करेंगे। दोनों का लगभग कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सेम है, लेकिन बाजरा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, गेहूं में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम है, शुगर ज्यादा है। तो और गेहूं का एक दूसरा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर ग्लूटेन होता है। तो बहुत से बीमारी में आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फैटी लिवर हो गया, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, जैसे आपका जो है ना बहुत लोगों को वेट गेन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना वो ग्लूटेन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप चूज करना है कि क्या लेना है, तो गेहूं हटाकर हम बाजरा को यूज किए, ज्वार को यूज किए, कोई भी मिलेट्स को यूज करेंगे, तो उसके अंदर नो डाउट कि उसके अंदर कैलोरी बहुत है, बट चूंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर को वो जो है ना जंप नहीं करवाएगा, शुगर को वो पिक नहीं करवाएगा, तो हमारा शुगर स्टेबल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप प्री डायबिटीज को आराम से हैंडल कर सकते हो। तो पहला फंडा था लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जो भी हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, वो आप ये तो इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लिखो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ऑन इंटरनेट, यू विल गेट फुल पीडीएफ। तो आप उस पीडीएफ के अनुसार आप उस खाने को खा सकते हो। दूसरा चीज है, फाइबर से भरा हुआ होना चाहिए खाना। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जो आप ले रहे हो, उसके अंदर फाइबर होना चाहिए। अब जैसे सपोज कि मैंगो है और इधर आपका गुआवा है, तो अगर चूज करने बोलेंगे तो कौन सा चूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्री डायबिटीज के लिए हम चूज कर रहे हैं तो गुआवा चूज करेंगे। क्यों? मैंगो अगर हम चूज करते हैं तो मैंगो के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, तो फिर कहानी वहीं की वहीं हो जाएगी। शुगर तो मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है हर हाल में, तो शुगर को कम करने के लिए आपको मैंगो हटाना पड़ेगा। तो वहां पर जो आइटम जिसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में शुगर है, वो आइटम आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर उसके साथ फाइबर मिल जाए, तब तो सोने पे सुहागा, कि मतलब आपका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। तीसरा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोटीन को इंक्रीज करना। तो प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि पहले आप अपने फूड हैबिट को समझिए। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन आपको क्या लेना होगा? चना हो गया, छोले हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, लेग्यूम्स वाला पूरा पार्ट हो गया, दाल हो गया, इसके अलावा पनीर होगा। इसके अलावा आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, पी प्रोटीन ले सकते हैं, आजकल ब्राउन राइस का भी प्रोटीन है, तो ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का ऑप्शन मैंने बताया। अब नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन वाला ऑप्शन है ही, इसके साथ आप चिकन, फिश, एग ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्ट अगर आप वेजिटेरियन हैं और फर्स्ट टाइम आप डाइट इस तरीके से आप रेगुलेट करना चाह रहे हो और फर्स्ट टाइम डाइट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला टारगेट आप रखना 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना। मतलब अगर आप 90 किलो के हो तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन जो है ना वो एक दिन में चाहिए। तो आप इस तरीके से पहले 90 ग्राम पूरा करो। 90 ग्राम पूरा करोगे, उसके बाद जो है वो धीरे 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 खुद ब खुद जो है ना आगे का पूरा हो जाएगा। और जब आप वेट लॉस की तरफ आप दिमाग लगाते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला और भी अलग तरीके का होता है। तो वो जब हम वेट लॉस पे आएंगे तो हम वेट लॉस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप वेट लॉस के डाइट को आप जो है वो कंज्यूम करोगे, जिससे आपका शुगर भी पीक ना हो और प्री डायबिटीज भी आपका जो है ना अगर है तो वो कंट्रोल में रहे। ठीक है। और
चाहे कंडीशन कुछ भी हो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना होगा, चाहे जो भी तरीका अपनाओ। और प्रोटीन को आपको हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा। ये दो चीज आपको करना है। इसके साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अभी एक्सरसाइज का पार्ट आएगा कि कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो पहले खाने वाला समझें। तो पहला हमने बताया कि फाइबर से भरपूर खाना होना चाहिए। दूसरा बताया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड होना चाहिए। तीसरा हमने बताया चीनी और ये सब वाला जो आइटम है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, चीनी से बना हुआ सारा आइटम। और इसके अलावा फैट अच्छे से लेना चाहिए। फैट अगर आप नहीं लेते हो तो प्री डायबिटीज का रिवर्सल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसेंशियल फैट जो है ना वो जरूरी है। जब तक आप एसेंशियल फैट नहीं लोगे प्रॉपर अमाउंट में, आपको क्रेविंग होती रहेगी। आप प्रोटीन अच्छे से नहीं लोगे, क्रेविंग होती रहेगी। तो क्रेविंग को बेसिकली सेटल करने के लिए आपको फैट और प्रोटीन ठीक क्वांटिटी में लेना है। आप डरो मत। प्री डायबिटीज कंडीशन में या कोलेस्ट्रोल के कंडीशन में फैट खाना जरूरी है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, वो फैट नहीं खाने से या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप लेते हो। तो आप फैट नहीं खा रहे हो तो फैट का कैलोरी आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो। प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो प्रोटीन का कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो। तो जैसे ही आप प्रोटीन को सेटल करोगे, जैसे ही आप फैट को सेटल करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट तो अपने आप क्वांटिटी कम हो जाएगा ना। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को सेटल करने के लिए इधर आपको प्रोटीन और फैट को सेटल करना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन और फैट को थोड़ा बेटर क्वालिटी का, बेटर कंडीशन में लाना जरूरी है। तब जाकर के आपका कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे आपका क्रेविंग पे बहुत बड़ा लगाम लगेगा। अगर आप क्रेव क्रेव करते हो खाने के लिए, ग्रेन्स के लिए क्रेव होता है, तो उस पे जो है ना बहुत ही अच्छे से लगाम लग जाएगा। इसके अलावा है कि आप फ्रूट्स जरूर से खाओ। कोई भी फ्रूट्स दिन भर में एटलीस्ट 100 ग्राम 2 से 3 बार फ्रूट्स खाओ। इससे फायदा क्या होगा कि आपका अच्छे क्वांटिटी में जो है ना, अच्छे क्वांटिटी में फाइबर मिल जाएगा। और कोशिश करो कि तोड़ तोड़ के ना खाएं। आप अगर खा सकते हो तो आप 3 मील में खाओ। सारा फूड जो है ना 3 मील में खाओ। बीच का जो गैप होता है जिसमें आपको थोड़ी क्रेविंग होती है, बेटर है कि आप उसमें थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी या ग्रीन टी या फिर चाय वाला कॉफ़ी बिना चीनी के साथ, ये सब आप पी सकते हो। लेकिन खाना मेनली 3 ही बार खाओ। 3 बार खाने से फायदा क्या है कि आपने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ को एक साथ डाला। तो पेट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन किसी एक ही चीज का होगा ना। या तो फैट का हो जाए, या तो प्रोटीन का हो जाए, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाए। लेकिन खाना चूंकि आप सबको मिक्स करके भेज रहे हो, तो अंदर जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एक्सपोज नहीं होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। सब कुछ मिक्स रहेगा। तो कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ जो है वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो इससे आपका जो है ना बेनिफिट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इस पॉइंट को आप लोग बढ़िया से समझना कि कभी भी आप अगर प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, आप एक काम करो। आप खाने के 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा पहले आधा ग्लास पानी में आधा नींबू निचोड़कर आप पियो। उससे फायदा क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो है ना वो सेलिब्री एमाइलेज, जो सलाइवा, जो हम लोग लार बोलते हैं ना कि लार निकलता है, तो जो सलाइवा निकलता है, ये सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सेलिब्री एमाइलेज। तो ये क्या करता है कि ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं शुगर को, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। तो जैसे ही आप नींबू लोगे, तो नींबू जो है ना, नींबू जो साइट्रिक एसिड होता है, वो बेसिकली सेलिब्री एमाइलेज के फंक्शन को रोक देता है। तो क्या होगा, सेलिब्री एमाइलेज बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमारा जो शुगर हमने खाया है वो टूटेगा नहीं। अब पेट में अगर मुंह में नहीं टूटा, तो अब वो पेट में नहीं टूटेगा, मतलब स्टोमक में नहीं टूटेगा। अब कहाँ टूटेगा, अब आगे जाकर के वो आंत में टूटेगा। आंत मतलब इंटेस्टीन। तो इंटेस्टीन में टूटेगा। अब इंटेस्टीन में जब टूटने का प्रोसेस शुरू होगा ना, तो क्या होगा, इंटेस्टीन में जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे
और जब तक एब्जॉर्ब होगा तब तक वो खाना बहुत हद तक जो है ना आगे बढ़ चुका हुआ रहेगा और वो बड़ी आंत में चला जाएगा। अब बड़ी आंत में चले जाने के बाद आप निश्चिंत हो, आपको शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? शुगर चूंकि पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ और वो शुगर चला गया कहाँ? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में वो सड़ेगा और बहुत ही गैस बनाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इस तरीके से खाना खा रहे हो कि पहले आप नींबू ले रहे हो और प्रॉपर तरीके से 3 मील ले रहे हो, तो टाइम टू टाइम स्टूल पास करते रहो, जिससे कि आपका पेट खाली रहे और वो प्रोसेस जो है ना वो पूरा बढ़िया से चलता रहे। ये एक तरीके का आप समझ लो फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में कभी काम बंद नहीं होता है, तो वैसे ही है शरीर के अंदर कभी काम बंद नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। तो आपको अपना रूटीन उसी तरीके से सेट करना होगा कि एक बार मॉर्निंग में पास किए, एक बार इवनिंग में पास किए, तो आपका जो है बैकलॉग कुछ भी नहीं रहेगा, तो उससे आप सेफ रहोगे। तो ये है कि फल खाने के फायदे और किस तरीके से आप जो है ना नींबू को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नींबू को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो खाने में, ये एक तरीका है। ठीक है? और कोशिश करना चाहिए कि 3 ही मील लें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो 4th मील आप ऐड कर सकते हो छोटा, लेकिन आप कोशिश करो कि 3 ही मील में जो है ना अपना सारा खाना निपटा दें। लेकिन बहुत बार जो है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जिसमें 5 मील देना पड़ता है, जिसमें 4 मील देना पड़ता है। बहुत बार जब आप छोटे-छोटे मील्स ले रहे हो ना, तो हो सकता है 6 बार खाना पड़ता है। अभी मैं एक डाइट प्लान 5 दिन का डाइट प्लान जो है ना वो मैं अभी डालूँगा यूट्यूब पे ही, मैं अपने चैनल पे ही डालूँगा, आप बीच में चेकआउट करना। तो 5 डेज़ का वो डाइट प्लान रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को कैसे कम करते हैं उसके लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग चाहते हैं कि हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब हम कम करें, तो वो इस डाइट प्लान को यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने मल्टीपल टाइम्स खाने के लिए दिया है, उसका रीज़न है। तो वो रीज़न के कारण से हमने मल्टीपल टाइम्स दिया है और आप इस तरीके से खाओगे तो आपका शुगर भी बेटर होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेटर होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खाते हैं ना, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने सिस्टम को जो है ना खाली रखो। स्टूल प्रॉपर्ली पास करते रहो, नहीं तो फिर क्या है ना कि बैकलॉग अगर जमा हुआ और उधर भी आप बार-बार फूड भेज रहे हो, तो गैस बहुत बनेगा, आप परेशान रहोगे। तो फाइबर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने फाइबर ढेर सारा खा लिया, उसके बाद आपने पानी ही नहीं पिया। तो पानी अच्छे से पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पियोगे तो फाइबर जो है ना वो फ्लफी होकर रहेगा, तो आराम से पास होगा। जैसे ही आप खाना खाओगे, वो प्रेशर से आगे चला जाएगा, तो आपका स्टूल पास होना ईज़ी हो जाएगा। अब इसके बाद है कि प्री डायबिटीज़ में क्या एक्सरसाइज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली क्वेश्चन था कि क्या प्री डायबिटीज़ के लिए व्यायाम मददगार साबित हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल यस, कि हाँ, प्री डायबिटीज़ में आप अगर एक्सरसाइज़ करते हो, तो नो डाउट कि ये आपको हेल्प करने वाला है। क्यों हेल्प करेगा? कैसे हेल्प करेगा? तो प्री डायबिटीज़ में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा के करना क्या है? तो आप शुरुआत से इसको बढ़िया से समझो कि जो फूड आप खाते हो, वो फूड पेट के अंदर गया, पेट के अंदर जाने के बाद वो टूटता है, फूटता है, फूटने के बाद वो फिर आँत में पहुँचा, आँत में पहुँचने के बाद जब आंत में पहुंच गया, आंत में पहुंचने के बाद वहां पे वो ब्लड के पाइप आंत में जो है ना वो लपेटे हुए होते हैं। ढेर सारे ब्लड के पाइप्स होते हैं वहां पे। तो ये सारा फूड जो हमने खाया, वो फूड का जो इंड प्रोडक्ट है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाए तो उसका इंड प्रोडक्ट शुगर हो गया, प्रोटीन खाए तो उसका इंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स हो गया, अगर फैट खाए तो फैट का इंड प्रोडक्ट क्या, फैटी एसिड्स हो गया। इसके अलावा मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, तो ये सब जो है वो आंत में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब होता है तो ये शुगर चला जाता है ब्लड के पाइप में, और ब्लड का पाइप पूरा कनेक्टेड है पूरे बॉडी के अंदर। वो वही ब्लड का पाइप पूरे बॉडी के अंदर जो है ना वो कनेक्टेड है। तो क्या होगा? ब्लड में शुगर आ गया। ब्लड में शुगर आने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ब्लड में शुगर आने से कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक कि वो शुगर मांसपेशियों तक ना पहुंचे, मतलब मसल्स तक ना पहुंचे। मसल्स में पहुंचेगा वो शुगर, तब आपको एनर्जी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जो लोग प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापा से जूझ रहे हैं,
तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, मतलब कि आपका जो ब्लड के पाइप से जो जाना चाहिए शुगर आपके मसल्स के अंदर, वो मसल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो डिफेक्ट किसका होता है? इंसुलिन का। तो यहां पर या तो बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है या बहुत कम इंसुलिन सिक्रीट होता है। दोनों कंडीशन में इंसुलिन बोलता है मैं काम नहीं करने वाला, अब आप संभालो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि शुगर जो है वो ब्लड के पाइप में ही पड़ा हुआ रह गया, मसल्स में नहीं गया। मसल्स में नहीं जाने के कारण से मसल्स को एनर्जी नहीं मिली, तो आप दिन भर थका थका फील करते हो। मसल्स फिर जो है ना वो कंप्लेन करता है ब्रेन को कि देखो मुझे एनर्जी नहीं मिली, सब लोगों ने खा लिया लेकिन मुझे जो है ना एनर्जी नहीं मिली। तो ब्रेन जो है ना आपको दोबारा बोलता है खाना खाओ। तो आप खाना फिर खाते हो, खाना आप फिर खाए, जैसे ही आप खाना खाए वो खाना फिर ब्लड के अंदर पहुंचेगा शुगर, फिर वो शुगर ब्लड के अंदर से वो जा नहीं पाएगा, इंसुलिन भेज नहीं पाएगा, तो फिर से जो है ना मसल कंप्लेन करेगा ब्रेन को, और ब्रेन फिर से आपको बोलेगा खाना खाओ, तो आप फिर खाओगे। तो ये साइकिल में आप फंसे हुए रहते हो। इसी कारण से ऐसे लोगों में भूख बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 3 मील का प्लान कर लिए ना, तो फिर भूख कम हो जाएगी, भूख सेटल हो जाएगी, बशर्ते कि आप अच्छे से जो भी मील खाते हो ना वो अच्छे से खाओ, उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। ठीक। अब है कि ये जो शुगर है जो ब्लड में चल रहा है, मसल्स के अंदर नहीं गया, तो ये शुगर का होगा क्या? तो ये शुगर बेसिकली करता क्या है कि ये शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही जमा होता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और यही जमा होता है कोलेस्ट्रॉल में। यही फैट जाकर के जमा होता है, फैटी लीवर बनाता है। यही फैट जाकर के जो है ना वो लीवर के अंदर जाकर के ग्रेड चेंज करता रहता है, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, और ओवर द टाइम आप धीरे 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 मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब है कि लीवर के अंदर जब जमा हो रहा है तो डेवलप किया फैटी लीवर, लेकिन यहां पर जो है ना वो फैटी लीवर शांत बैठने वाला नहीं है। कुछ दिन तक वो अपने अंदर फैट को जमा करता है लीवर, उसके बाद फिर ये फैट छोड़ना शुरू करता है। कहाँ छोड़ेगा? ब्लड के अंदर, कि भाई मैं लेने वाला नहीं, अब लीवर बोलेगा मैं अब लेने वाला नहीं, जहां संभालना है संभालो। तो अब वो इतना फैट क्या करेगा? आप शुगर खाना बंद नहीं कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खाना बंद नहीं कर रहे हो, आप कैलोरी कम नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या? अल्टीमेटली ये फैट बनते 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 एक टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में तो दिखेगा ही, साथ ही साथ आपका पैनक्रियाज के अंदर जहां से इंसुलिन बनता है वहां पे जाके ये जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वहां जमा हुआ तो क्या हुआ? आपको डेवलप होगा प्री डायबिटीज, और इसके बाद ही डेवलप होता है डायबिटीज। तो हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटीज की, हम समझे कि प्री डायबिटीज कैसे डेवलप हुआ, और हम ये भी समझे कि इसमें शुगर का और हाई कैलोरी डाइट का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। तो करना क्या है? आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो एक तरीके से आप मसल को बोल रहे हो कि एक्सरसाइज करके आप मसल को बोल रहे हो कि फैट को लूज करो, फैट को आउट करो। लेकिन अगर बिना प्रोटीन अच्छे से खाए हुए आप फैट को निकालने की सोच रहे हो तो ये फिर मूर्खता है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन को छोड़ेगा या फैट का छोड़ेगा, ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हो। अगर प्रोटीन बहुत कम है तो आपका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपने प्रोटीन अच्छे से लिया तो क्या होगा? फैट लूज होना शुरू होगा, और वो फैट धीरे 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 लीवर से फैट, सब जगह से फैट जो है ना वो हटना शुरू हो जाएगा। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसीलिए इंसुलिन का जो काम करने का कैपेसिटी है ना वो बेटर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो हम खाना ले रहे हैं उसके कारण से जो इंसुलिन काम नहीं कर रहा था, वो इंसुलिन थोड़ा थोड़ा मसल में जो है ना वो शुगर को भेजना शुरू करता है। और मसल में शुगर जाने का मतलब कि हम जो एनर्जी आएगी, जो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वो हम यूज करेंगे अपने डे टू डे वर्क में, जो भी हम काम करते हैं दिन भर में, वो है। तो एक है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, दूसरा है कि आपका वेट भी कम होता है धीरे धीरे। आप अगर कैलोरी जो है एक बैलेंस्ड कैलोरी लोगे, और प्रोटीन अच्छे से लोगे, फैट अच्छे से लोगे, कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे, तो आपका वेट लॉस होना ही होना है। और वेट लॉस जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका प्री डायबिटीज में हेल्प करेगा वो भी। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी कम होता है, ये भी बात है।
तीसरा है कि कौन सा एक्सरसाइज जो है ना वो प्री डायबिटीज के लिए करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है एक्सरसाइज के लिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज करो, जो आप कर सकते हो वो करो। किसी से मत पूछो क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है, दैट्स ऑल। आपको दिन भर एक्टिव रहना है, आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीनी है। एक्टिव रहोगे और अच्छे से आप कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, आपको कुछ भी करोगे, धीरे 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 आपका जो है ना वो ये काम करना शुरू करेगा एक्सरसाइज। तो तेजी तेजी से चलना, जो ब्रिस्क वॉक करते हैं ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप, कम से कम जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल टहल सकते हैं, ये सब यूजफुल है। लेकिन एज के हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज पकड़ोगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। कैसे कि सपोज आपने एक्सरसाइज शुरू किया, आपकी एज है अभी 25 या 30, और आप जो है वो पैदल चलने वाला काम ही आप कंटिन्यूअस कर किए जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद जो है ना बॉडी एडजस्टेड हो जाता है बिल्कुल। आपको शुरुआत में उसका इफर्ट दिखेगा, लेकिन बाद में जो है ना एक्सरसाइज का कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत तो हमने छोटे एक्सरसाइज से इसलिए किया था कि बड़े एक्सरसाइज तक पहुंचने में हेल्प हो। हम डायरेक्टली अगर बोलेंगे आपको जिम ज्वाइन कर लो तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि पहले जो आप कर सकते हो पहले वो करो, उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाओ। और एक टाइम पे ऐसे जाओ कि आपका कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, 2 से 3 बार आप वजन उठाओ। ठीक है, मतलब काम के बोझ का वजन नहीं, दिमाग पे बोझ का वजन नहीं, वजन मतलब कि आप डेडलिफ्ट करो, तो इससे आपका जो है ना वो बेनिफिट स्टार्ट होगा। तो अब मैं शुरू करता हूं कि किन्हीं का अगर क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। वाह, किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, गुड। तो जितने लोग देख रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए, मैं आंसर दे देता हूं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं यहीं पे खत्म करूंगा। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? रोज दिन 4 बजे शाम में यूट्यूब पे मैं रोज दिन मिलूंगा। और 4 बजे, अभी 10 दिन तक प्री डायबिटीज का सेशन चल रहा है। 10 दिन के बाद आज तीसरा दिन है, तो 10 दिन के बाद फिर जो है ना दूसरे टॉपिक लाएंगे। देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक शुरू करें, लेकिन डिटेल में डिस्कशन होगा, सब कुछ समझ में आएगा। और जो लोग रोज दिन जुड़ते हैं उनको नो डाउट कि ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना प्री डायबिटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ में जूझ रहे हैं, और वो बहुत बार होता है कि क्या करना है कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो जो खुद से कर पाते हैं ठीक है, जो खुद से नहीं कर पाते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्लिनिक पे आओ, डिस्कस करेंगे, आपको आपके बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से आपको डाइट प्लान फिर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन करना होगा, बिना किए हुए सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और प्री डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जो कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद, हो सकता है 10 साल में, ऐसा बोला गया है कि 10 साल में लगभग 70% लोग जो है ना प्री डायबिटीज से डायबिटीज बन जाते हैं। बट स्टिल ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, कुछ लोग पहले भी होते हैं कुछ लोग बाद में भी होते हैं, तो डिपेंड करता है। तो अगर किसी को भी प्री डायबिटीज कंडीशन चल रहा है और उनको लगता है कि नहीं मुझे ठीक करना है, तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़िए यूट्यूब पे। अगर आप फ्री करना चाहते हैं और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको क्लिनिक पे आकर के पेड सर्विस लेना पड़ेगा, ताकि हम आपकी प्रोफाइल को समझें, आपके दिन भर के रूटीन को समझें, उसके हिसाब से हम आपको फिर जो है ना डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद किन्हीं का नहीं है, फिर भी अगर किन्हीं को बाद में जो क्वेश्चन देखेंगे, आ, बाद में कोई अगर क्वेश्चन देखते हैं तो वो ये वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन है अवधेश गुप्ता जी का। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या HbA1c एज पर भी डिपेंड करता है? देखिए HbA1c जो है ना बहुत चीज पे डिपेंड करता है। HbA1c अभी तो हमारे आगे वाले सेशन में ये सब हम डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूं वैसे कि HbA1c बेसिकली बहुत चीज पे डिपेंड करता है। सपोज कि एक तो शुगर और मेटाबॉलिक वाला जो चीज है वो तो है ही,
कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत ज़्यादा फैट खाया, शुगर खाया, बहुत आउटसाइड फूड खाए, उसके कारण से तो हुआ ही। इसके अलावा और कौन सा कंडीशन है जिसके कारण से प्री डायबिटीज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से HbA1c बढ़ जाता है? तो बेसिकली एक तो एज है। नॉर्मली जैसे जैसे आप ओल्ड एज के होते हो ना, तो 75-80 ईयर्स के लोग में जनरली जो है ना, प्री डायबिटीज वैसे भी डायग्नोस हो जाता है। लेकिन ये प्री डायबिटीज जब आप देखोगे कि प्री डायबिटीज है, तो आपको एक टेस्ट और करना होगा, होमा IR, ये देखने के लिए कि इनका होमा IR इंडेक्स कितना है। अगर ये होमा IR इंडेक्स 2.5 से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से इनका ये प्री डायबिटीज जो है ना, वो डायबिटीज डेवलप नहीं करेगा। अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन और लाइफ स्टाइल अगर आप अच्छा करते हो और प्री डायबिटीज बेटर हो जाता है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल अच्छा करने के बाद भी प्री डायबिटीज ठीक नहीं होता है, तो अदर कारण जो है ना, वो समझना पड़ेगा। अदर कारण में और क्या है? अगर हीमोग्लोबिन किसी का कम होगा ना, तो प्री डायबिटीज जो है ना, वो डायग्नोस होता है। अगर किसी का आयरन बहुत कम होगा, तो प्री डायबिटीज डायग्नोस होता है। अगर किसी को ब्लड का कैंसर है, ब्लड का कैंसर जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन्स जो है ना, वो प्रभावित हो रहे हैं, तो प्री डायबिटीज डेवलप हो सकता है। तो ये सब जो प्री डायबिटीज है, जनरली ये डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जो 10 साल का जो टाइमिंग रखा है ना, वो बेसिकली एज ए होल पिक्चर को लिया है कि सारे जितने भी कारण, किस कारण से प्री डायबिटीज हुआ उसको नहीं देख करके, बल्कि वो ये देखा कि चाहे कारण कुछ भी हो, प्री डायबिटीज डेवलप होने का जो कारण रहा हो, आप 10 साल के अंदर जो है ना, आप देखते हो कि 70% लोग वो डायबिटीज में कन्वर्ट हुए। ये 30% में मेरे ख्याल से मुझे मिला नहीं कहीं, लेकिन ये 30% वो लोग होंगे जो दूसरे कारण से प्री डायबिटीज जो है ना, वो डेवलप हुआ है, वो वाले लोग होंगे। और यंग एज में जनरली कम होता है प्री डायबिटीज, ओल्ड एज में ज्यादा होता है। लेकिन आजकल तो समस्या ये है ना, कि आजकल जो यंग एज का जो खान पान है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही खराब है ना। मैंने बताया था कि जब हम बेटर शेप में होते हैं, बेटर कंडीशन में होते हैं, और जब हम बच्चे होते हैं, छोटे एज के होते हैं, तो हमारे पास जो है ना, कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बहुत सही होता है। अब बच्चे में आप कभी देखते हो कि सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल ले रहा है? नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे ऊपर देश का बोझ बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे ऊपर परिवार का बोझ बढ़ता है, वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ आपके रिस्क फैक्टर भी आप बढ़ाना शुरू करते हो। आप स्मोकर बनते हो, आप अल्कोहल लेना शुरू करते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, तो मल्टीपल तरीके से घर में खाना अच्छा नहीं लगता है, मल्टीपल तरीके से आप रिस्क फैक्टर को आप जो है ना, एकुमुलेट करते हो। और उसके बाद बोलोगे, अरे यार, ये तो मेरा नसीब खराब था। नसीब के कारण से नहीं हुआ भाई, ये नसीब के कारण से नहीं हुआ। ये बेसिकली आप अपने एज के हिसाब से जो है ना, आपको सतर्क रहना चाहिए। जिस एज में जो करना है उसी एज में आप करो। दूसरे एज में जहां आप पहुंच के करोगे ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो जो बिंदास रहने वाला एज है ना, वो बचपन का एज है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो रिस्क फैक्टर को कम करना चाहिए। एक तो ऐसे ही सारा फूड ही तो एक रिस्क फैक्टर है कि ढंग का फूड नहीं मिलता है। ऊपर से जो फूड खा भी रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर जो है ना, वो आप एक और रिस्क फैक्टर ऐड कर रहे हैं। स्मोकर बन रहे हैं तो अल्कोहल ले रहे हैं, तो मल्टीपल तरीके से जो है ना, शुगर खा रहे हैं। आजकल तो शुगर के भी अलग अलग तरीके से शुगर परोसा जा रहा है। हर चीज में जो है ना शुगर, जैसे पॉपकॉर्न, ऐसे पॉपकॉर्न खा सकते हो। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, मैंने देखा कि पॉपकॉर्न के ऊपर जो है ना, वो गुड़ की चाशनी लगा के बेच रहे हैं। तो कुछ नहीं किया जा सकता है। आपको मीठा खिलाने के लिए कंपनी जो है ना, वो कुछ भी कर सकती है, बस आपको सतर्क रहना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% एकदम बिल्कुल जो है ना, मुंह बंद कर लो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। 100% मुंह बंद नहीं करना है। आपको खाना है, लेकिन उसके खाने के तरीके भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे अपने डेली रूटीन के हिसाब से। कौन सा खाना इनकॉर्पोरेट करोगे जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहो। मेरा उद्देश्य डराने का नहीं है, मेरा उद्देश्य बेसिकली आपको स्वस्थ रखने का है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन
थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर आप बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच अवधेश जी। तो इसके साथ ही हम ये लाइव सेशन बंद करते हैं। कल फिर से 4 बजे जुड़िए, प्री डायबिटीज पे ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट डे का मैं अभी वो स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट डे का क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कल आएगा। हो सकता है आपको अगर लगता है कि नहीं आपके क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए, तो आप इस पे जो है वो आप लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, कमेंट में आप लिखिए, तो मैं आपके क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।